हेलो 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 एवरीवन। तो अब हम यूनिट 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस पार्ट में हम प्रोडक्शन सिस्टम और सर्च मेथड देखने वाले हैं डिटेल में। ये सारे टॉपिक्स आपको लिखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके अब कवर करने वाले हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन सिस्टम पे। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ये डायग्राम आपको बना हुआ है। ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपको प्रोडक्शन सिस्टम सही से आ गया। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: सेट ऑफ रूल्स, डेटाबेस एंड कंट्रोल सिस्टम। सेट ऑफ रूल्स हमें इफ देन के फॉर्म में दिए रहते हैं। डेटाबेस आप वर्किंग मेमोरी बोल सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम इनफेरेंस इंजन ये भी आप बोल सकते हैं। ओके, इसको अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं इफ देन फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है रूल 1, रूल 2। रूल 1 में हमारा मार्क्स 33 से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। एंड रूल 2 में अगर मार्क्स 33 से कम आता है देन स्टूडेंट फेल। ओके, तो अब हम देखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, करंट डेटा और फैक्ट स्टोर करता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है मार्क्स इक्वल टू 40। ये मार्क्स जो होगा डेटाबेस में स्टोर होगा। एंड देन अगले स्टेप में जो कि है कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे डेटा मैच होएगा रूल्स के साथ एंड सेलेक्ट हो जाएगा फिर करेक्ट रूल एंड फिर वो एग्जीक्यूट होके हमें रिजल्ट दे देगा। अब देखते हैं कि मार्क्स 40 है तो वो इन रूल्स के साथ क्या होएगा? मैच होएगा। मैच होके हमारा क्या आ जाएगा कि 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ये रूल 1 से मैच हो रहा है। रूल 2 में तो 33 से हमें कम था, 40 तो ज़्यादा है ना। तो रूल 1 से ये मैच हो गया, रूल 1 सेलेक्ट हो गया एंड वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होएगा तो देन में हमारा क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट पास। तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, यानी 40 मार्क्स वाला स्टूडेंट पास हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 32 का देखें, 32 का, तो वो क्या हो जाएगा? रूल 2 सेलेक्ट होएगा और आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फील्ड। ओके, अब यही सारी चीज़ें हैं। तो एज अ हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। तो ये रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। देख रहे होंगे आप कि इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं। डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा होता है और हमारा कंट्रोल सिस्टम उन डेटा और रूल्स के साथ ऑपरेशन करता है, मैच करता है, सेलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। तो इन सिंपल वर्ड, अगर इफ ट्रू होगा तो देन चल जाएगा और हमें एग्जीक्यूट होके आंसर निकल जाएगा उसका। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ये भी हमने उसी में देख लिया है, सेम वही डायग्राम में था। रूल्स, मेमोरी या डेटाबेस, कंट्रोल सिस्टम, सेम चीज़ है। सेट ऑफ रूल्स क्या है? इफ देन रूल्स लिखे रहते हैं। मेमोरी या डेटाबेस डेटा स्टोर करता है। कंट्रोल सिस्टम सेलेक्ट एंड अप्लाई द करेक्ट रूल। ओके, 3 चीज़ें लिख सकते हैं आप इसमें: मैच सेलेक्ट एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे लिखा होगा। तो ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, इससे आपका हो जाएगा प्रोडक्शन सिस्टम। वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ये कैसे काम करता है? वही मैच होता है, सेलेक्ट होता है एंड देन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, आप यही एक एक लाइन लिख देंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, वो डायग्राम बना देंगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम के पास ये 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। वो कम्यूटेटिव भी हो सकता है, मोनोटोनिसिटी भी फॉलो कर सकता है, वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पे 5 लिए हैं, आप तो और भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे होते होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, आप 5 लिख देंगे तो काफ़ी है। हम एक एक करके इनको देखते हैं। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव लॉ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि हम किसी भी मैटर में कोई ऑपरेशन करें और उससे रिजल्ट पे चेंज ना आए तो वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा। जैसे कि 5 प्लस 2 प्लस 3 आपका क्या आएगा? 10। अगर आप इसमें 5 प्लस 3 प्लस 2 भी करें तो भी 10 आएगा। इनफैक्ट अगर आप 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 करें वो भी आपका 10 आएगा। आप किसी भी मैटर में ऐड कर लें, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला, यानी कि कम्यूटेटिविटी फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से अगर इसी एग्जांपल में आप देखें, एक सेकंड, उसी तरीके से अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारा क्या हो रहा है? हम 40 मार्क्स को कंपेयर करवा रहे हैं इन रूल्स के साथ, मतलब मैच करवा रहे हैं। तो रूल 1 से वो कंपेयर हो रहा है और फिर रूल्स 2 से कंपेयर हो रहा है और इसमें रूल 1 से मैच होके आंसर निकल जा रहा है। अगर हम रूल्स को इंटरचेंज भी कर दें, रूल 1 ये बना दे और रूल 2 ये बना दे, तो भी हमारा आंसर क्या डिफर करेगा? नहीं भाई, हमारा आंसर तो स्टूडेंट पास ही आएगा। ओके, तो क्या है ये? कम्यूटेटिविटी फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन सिस्टम क्या है इस एग्जांपल में? कम्यूटेटिव है। अब हम देखते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या बोलता है कि भाई एक बार जो रिजल्ट आ गया वो सेव हो जाएगा और दूसरी बार जो रिजल्ट आया वो पहली बार जो रिजल्ट स्टोर हुआ था उसको चेंज नहीं करेगा।
आइए इसको थोड़ा देखते हैं कि 2 + 2 4 है। अब 4 जो है ये रिजल्ट सेव हो गया डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस में ये सेव हो गया, डेटाबेस में ये सेव हो गया, डेटाबेस में 4। अब दूसरा हमने किया 4 + 3 = 7, ये भी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। क्या इसने 4 को हटा दिया? नहीं, वो 7 भी अलग से सेव हो गया। अगर आप 5 + 2 करके अब 7 लिखेंगे तो वो ये पिछले वाला 7 नहीं हटाएगा, वो एक और 7 आ जाएगा। अब आप 2 + 8 कर दें, 10 आया, 10 भी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो पिछला डेटा आपका नहीं जा रहा है, पिछला डेटा चेंज नहीं हो रहा है, ओवरराइट नहीं हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। तो क्या है? मोनोटोनिक है। ओके, डज नॉट रिमूव और चेंज प्रीवियस डेटा, प्रीवियस कंक्लूजन। अब ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है क्या हमारे पास? एग्जाम्पल में देखते हैं अभी, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस टाइप का था प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, तो अगर हमने 40 लिया तो स्टूडेंट पास आ रहा है, ठीक है, ये डेटा स्टोर हो गया। अब हम इसमें अगर 54 लें तो स्टूडेंट पास आएगा, तो उसका भी डेटा सेव हो गया कि वो भी पास है। अगर हम 32 लें तो वो फेल हो जाएगा, उसका भी डेटा आ गया कि वो फेल हो गया। पर क्या इसने पिछला डेटा चेंज कर दिया? 40 वाले को भी फेल कर दिया गया? नहीं भाई, 40 वाले को भी फेल नहीं किया, तो बस डेटा ऐड होता गया, वो चेंज नहीं हुआ प्रीवियस वाला। अब हम देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक ये होता है कि भाई जो रूल है उसी को फॉलो करके वो फिक्स आंसर देगा उस रूल के हिसाब से, वो आंसर चेंज नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि 3 + 4 तो 7 ही आएगा, 6 नहीं आएगा भाई। रूल चेंज नहीं होएगा एडिशन का, ठीक है, 6 नहीं आएगा। और सही यहाँ पे जो 40 मार्क्स आया है भाई, वो वाला इस रूल के अकॉर्डिंग पास होएगा, फेल नहीं होएगा। कब तक? जब तक हम रूल ना बदलें। अगर हमने रूल ही बदल दिया कि भाई 40 से कम मार्क्स वाला या 40 मार्क्स वाला हमें फेल कर दो, तो भाई वो तो फेल हो जाएगा ना। लेकिन रूल ना बदले तो फेल नहीं होएगा, वो तो पास ही होएगा। वैसे ही अगर एडिशन का रूल ना बदले, एडिशन का रूल जब तक नहीं बदलेगा तब तक भाई ये 7 ही रहेगा ना, 3 + 4। तो क्या है? ये डिटर्मिनिस्टिक है, फिक्स है। आंसर इज फिक्स, रिजल्ट इज फिक्स, नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि आंसर फिक्स नहीं है भाई, आंसर जो है वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इफ क्लाउड अपीयर, तो भाई रेन हो भी सकती है और रेन नहीं भी हो सकती, कोई फिक्स ही नहीं है। आउटकम इज नॉट फिक्स, आउटकम इज अनसर्टेन। तो ये क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्या हमने जो एग्जांपल लिया है ऊपर में डायग्राम में, वो क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है? नहीं। ओके, उसमें एक ही आंसर आ रहा है कि अगर 40 मार्क्स है तो स्टूडेंट पास ही होएगा, उसमें ये नहीं है कि मे बी पास और मे बी फेल। ओके, अब देखते हैं कंसिस्टेंसी। कोई प्रोडक्शन सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होएगा तो भाई सही होएगा, अच्छा होएगा। अगर नहीं होएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी उसमें। जैसे कि ये देखते हैं, हमने जो एग्जांपल लिया वो ये है, जो डायग्राम में लिया था। ये क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि भाई इसमें जो है एक रूल से एक आंसर आ रहा है, ठीक है, 2-3 तरह के आंसर नहीं आ रहे, उसमें वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। अगर हमने ये लिख दिया, दोनों को सेम कर दिया, दोनों रूल को, ये इक्वल टू होने पे पास भी हो सकता है और भाई इक्वल टू होने पे और ग्रेटर देन होने पे फेल भी हो सकता है। भाई फिक्स ही नहीं है, 40 नंबर आया किसी का, उसको पता ही नहीं चलेगा फेल हुआ है या पास हुआ है। तो भाई बहुत ज्यादा ही अनसर्टेनिटी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके, तो भाई ऐसा कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम नहीं बनाना चाहता होगा कोई। तो यही सब है कैरेक्टरिस्टिक कि भाई प्रोडक्शन सिस्टम तुम्हारा किस किस तरीके का बन सकता है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए भाई हम कोई प्रोडक्शन सिस्टम बना सकते हैं ना। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, ये किस टाइप का है? ये कंसिस्टेंट प्रोडक्शन सिस्टम है, ये मोनोलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम है, सॉरी मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम है, ओके, कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम है। तो भाई ये इस 3 तरह का प्रोडक्शन सिस्टम बन रहा है। उसी तरीके से आप टाइप्स आएगा तो लिख सकते हैं भाई, मोनोटोनिसिटी फॉलो करता है तो मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, और नॉन मोनोटोनिसिटी फॉलो करता है तो नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, पार्सली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। अब जो कम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा उसको ये बोल देंगे, देखो 5 + 2 + 3 करा तो भी 10 आया, और अगर ऑर्डर बदल दिया एडिशन का तो भी भाई 10 ही आया। यही सब चीजें देखी थी ना हमने ऊपर। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता हुआ अगर कोई प्रोडक्शन सिस्टम बना तो वो उस टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम हो जाएगा। सेम चीज आप इसमें और भी लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन सिस्टम। जो भाई कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे 3 टाइप दिए हुए थे तो 3 हो गया, हमने कर लिया। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या है। भाई सिंपल सिंपल रूल्स बेस्ड सिस्टम है, ओके, इजी टू मॉडिफाई रूल्स है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंपल है, पढ़ने में इजी है, समझने में इजी है, इंप्लीमेंट करने में इजी है। ठीक है, कोई अगर दिक्कत आई तो ट्रबल शूटिंग में इजी है, एरर फाइंड आउट करना इजी है, उसको फिर मॉडिफाई करना, उस एरर को निकालना वो इजी है।
मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है सॉल्यूशंस को करना। तो एक यूज़फुल एक्सपर्ट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एंड नॉलेज एंड कंट्रोल आर सेपरेट। मतलब जो काम करने का तरीका है वो सेपरेट है, और जो नॉलेज है, जो रूल है, वो सेपरेट है। नॉलेज हमारा रूल्स में लिखा हुआ है, एंड काम करने का तरीका हमारे लिखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम में, और जो डेटा स्टोर हो रहा होगा वो डेटाबेस में हो रहा होगा। तो एक अच्छा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है प्रोडक्शन सिस्टम। बहुत ज़्यादा रूल्स होंगे बेसिकली, तो भाई रूल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। भाई तुमने हद से ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, और भाई तुम्हें खुद ट्रैक नहीं रखा भाई कि कौन सा रूल क्या कर रहा था, तुमने बहुत सारा रूल जो है कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, तो दिक्कत होगी ना। बेसिकली अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये डिसएडवांटेज बन जाएगा ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर ज़्यादा ही इसको यूज़ करा, ज़्यादा ही लार्ज नंबर ऑफ रूल्स कर दिए तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। दूसरी बात क्या है, स्लो कर देगा सिस्टम को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो हो जाएगी, एंड हाई मेमोरी यूज हो जाएगा, ठीक है। और भाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जब इतने राल्स रूल्स लिख रहेंगे, तो भाई हमें जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना भी मुश्किल हो जाएगा। लार्ज नंबर लिखे तो भाई मेमोरी बढ़ जाएगी, स्लो कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा, उसको सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, एंड दिक्कतें आ जाएंगी। क्विक रिवीजन यहाँ पे भाई आपको दे रखा है वो सारे टॉपिक्स। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, काम कैसे करता है, मैच सेलेक्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बेसिस पे टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, बाकी आप इस डायग्राम को भी अगर समझ लेंगे सही से, तो आपको सारी चीज़ें इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा प्रोडक्शन सिस्टम तो खत्म हो चुका है, हमारा ये प्रोडक्शन सिस्टम खत्म हो चुका है, हमने ये पूरा पार्ट कर दिया है। ओके, अब हम जाते हैं सर्च मेथड के ऊपर। सर्च मेथड देखते हैं अब हम। सर्च मेथड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे सिलेबस में दो टाइप हैं। पहला सर्च मेथड है जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्टेट स्पेस सर्च। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखते हैं इसमें जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी, सर्च मेथड का पहला टाइप। इसमें क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। ओके, एक तरीका तो ये है कि आप मैथ का रूल लगाइए तो सॉल्व हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा मैथ के रूल से, ये आ जाएगा +-4। ओके, मैं लिख क्या रहा हूँ आप सबको तो आता ही होगा, और फिर भी लिख देता हूँ। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल का। अब भाई एक्स की जगह -1 रख के देखो, +4 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 100 रख के देखो, जो भी चीज़ रख के देखनी है रख के देखो। तो उसमें से जिसका इक्वल आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, आ गया। तो मतलब अलग अलग चीज़ पे टेस्टिंग करते रहे, तो टेस्ट करते रहे, अगर आंसर जनरेट हो गया तो वो सॉल्यूशन हो गया आपका। यही कहता है ये वाली स्ट्रेटेजी। बेसिकली सर्चिंग ही तो चल रही है, वैल्यू की सर्चिंग हो रही है ना, इसलिए ये क्या है, सर्च मेथड के अंदर आता है। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं स्टेट स्पेस सर्च। स्टेट स्पेस सर्च जैसा कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्पेस सर्च में क्या रहता है कि इसमें हम ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं गोल तक पहुंचने के लिए। मतलब सर्च करते हैं, अलग अलग स्टेट को हम सर्च करते रहते हैं जब तक हमारा गोल स्टेट ना आ जाता, जब तक हमारा फाइनल स्टेट जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं वो नहीं आ जाता, हम अलग अलग स्टेट को सर्च करते रहते हैं। ओके, तो हम एक इनिशियल स्टेट से तो स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी हमारे पास उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक गोल स्टेट तक पहुंचेंगे, फाइनल स्टेट तक पहुंचेंगे, और उस स्टेट तक जाने में हम बहुत सारे स्टेट चेंज करेंगे। ओके, तो वो सारे स्टेट कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेट स्पेस में। एंड हम जो चेंज करेंगे वो किसी ऑपरेशन के ऊपर करेंगे, ऑपरेशन से करेंगे, एक्शन लगा के करेंगे, ऑपरेटर का मदद से करेंगे, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ए से ए स्टेट से बी स्टेट में जाना है, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है, हो सकता है बीच में सी पे जाना पड़े, डी पे जाना पड़े। ओके, तो हम पहले सी पे पहुंचेंगे, फिर डी पे पहुंचेंगे, फिर बी पे पहुंचेंगे। ये जो हमने अलग अलग स्टेट चेंज की ना बीच में, वो कैसे की, हमने कुछ एक्शन किया एंड स्टेट चेंज हो गई। तो और इन सब का जो डेटा है ना वो हमारे स्टेट स्पेस में स्टोर रहेगा कि हम ए से सी मूव हुए, और फिर हम कहाँ मूव हुए, सी से डी मूव हुए, और एट द एंड हम कहाँ पे पहुंच गए, डी से बी मूव। तो हम टेक्निकली ए से बी पहुंच गए। ये जो भी स्टेट है, एक ये स्टेट, एक ये स्टेट, और देन ये स्टेट, ये कहाँ पे स्टोर रहेगा, हमारे स्टेट स्पेस में। ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा कि हम मूव किए ना, हम क्या किए, मूव किए, ए से सी गए, देन हम कहाँ से मूव किए, सी से डी, देन हम कहाँ मूव किए, डी से बी।
और हमारा गोल क्या था, ए से बी, हम ए से बी पहुंच गए अल्टीमेटली। और इनिशियल स्टेट क्या था, हम ए पे थे इनिशियली, हम कहीं भी मूव नहीं किए थे। तो यही है बस, प्रॉब्लम को जो है स्टेट वाइज तोड़ दिया है, अलग अलग स्टेट को स्टोर करवा के रख रहे हैं, कुछ ऑपरेशन करके स्टेट चेंज कर रहे हैं, एंड हम गोल तक पहुंच जा रहे हैं अपने। यही कहता है स्टेट स्पेस सर्च, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम को, पहले तो हमने कंपोनेंट दिखाई, इनिशियल स्टेट, यहाँ पे सेम उसी तरह का एग्जांपल दिया हुआ है कि ए से कहाँ पे पहुंचना है, जी पे पहुंचना है। कैसे पहुंचे, हमने मूव किया, ए से बी गए, पहले ए से सी गए, ठीक है, ऐसे ही कर करके भाई। एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मान लो इस तरह का था डायग्राम, तो हम कैसे पहुंचे, ए से सी जाएंगे, फिर ए से जी पहुंच जाएंगे ना, ऐसे। हम बी पे तो जाएंगे नहीं ना, उससे तो डी पहुंच रहे हैं, तो इसलिए हम ए से सी गए फिर जी गए। तो यही है, और अलग अलग स्टेट को हमने स्टोर करवाते रहे, और पॉसिबल स्टेट्स ऑफ प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया, कलेक्शन में डाल दिया। ठीक है, मान लो ए से बी वाला और बी से डी वाला भी हमने कलेक्शन में डाल दिया, लेकिन उससे पहुंच नहीं रहे, तो हमने बहुत ज्यादा स्टेट चेंज की, तब जाके हमें पता चला भाई ए से सी जाएंगे, उससे जी जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए से बी जाने पे तो नहीं हो रहा, पर ये एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। ठीक है, हमने उसको भी एक पॉसिबिलिटी माना, लेकिन भाई उससे आंसर नहीं निकल रहा, तो हम क्या करें, हमने ए से सी गए, हाँ भाई इससे पहुंच जा रहे हैं, इससे जो है सी से जी पहुंच जा रहे हैं। ओके, अब इसके बेसिस पे हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स दी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स लिया है, वाटर जग प्रॉब्लम, एक है 8 पजल प्रॉब्लम, और एक है राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम। राउट फाइंडिंग तो आपको पता ही चल गया होगा, जो ऊपर था वो भी यही प्रॉब्लम था कि ए से जी जाना है तो कैसे जाओगे, ए से जी। ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबल पाथ से क्या क्या हो जाएंगे, मतलब एक तो ये हो ही जाएगा जो हमारा है मेन, दूसरा क्या आ जाएगा, स्टेट स्पेस में क्या आ जाएगा, ए से बी भी आ सकता है, बी से डी भी आ सकता है। ठीक है, सेम ऐसे करके आप लिख सकते हैं ना, मूव ए से सी, मूव सी से डी, मूव डी से बी। ठीक है, अगर ये मूव मूव कर करके आप वहां पे पहुंच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो स्टेट में आ जाएगा। ये देखिए अलग अलग स्टेट है ना, तो ऐसे ही, हालांकि ये वोटर जग का था, लेकिन मतलब ऐसे ही आप स्टेट स्टोर करवा के दिखा सकते हैं। पहला आप बना दीजिएगा इनिशियल स्टेट, जो कि इनिशियली यहाँ पे ए है, गोल स्टेट जहाँ पे पहुंचना है, एंड देन ऑपरेशन क्या करना है, मूव करना है, ए से सी, ए से बी, बी से डी, कहीं पे भी मूव करना है। एंड स्टेट स्पेस में आप क्या आ जाएगा आपका, ए बी डी, ए सी जी, ये अलग अलग स्टेट आ जाएंगे। और हमारा मेन स्टेट क्या हो जाएगा, जहाँ से पहुंच रहे हैं, पॉसिबल पाथ ए सी जी। बस यही है राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम। 8 पजल प्रॉब्लम, ये क्या है, ये देखते हैं। भाई हमारा इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है, ये यहाँ पे ये बन रखा है, आपने वो खेला होगा ना गेम, जिसमें बताता हूँ मैं, एक सेकंड। आपको हाँ फोटो मैच करनी पड़ती थी, मतलब फोटो जो था ना, ऐसे अलग अलग रख दिया था, एक फोटो को तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में रख दिया, बेसिकली पजल वाला। ठीक है, इन फोटोज को आपको मिलाना पड़ता था, अप डाउन कर करके, अप करो डाउन करो इधर उधर, ठीक है, मूव करो, देन आपको वो बनता हुआ फोटो अगर दिखता था तो आपका पजल सॉल्व हो गया। उसी उसी तरह का एक प्रॉब्लम है 8 पजल प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्टेट हमारा ये है, गोल स्टेट ये है। ठीक है, यानी कि क्या करना है, मूव करके 8 को यहाँ पे कर देना है पीछे। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक वाले पोर्शन को आगे ले जाएंगे, तो ये मूव हो जाएगा, स्लाइड होके इधर आ जाएगा। सेम इसमें नहीं करते थे फोटो को, फोटो बनाने वाले प्रोजेक्ट में, कि भाई यहाँ से मूव करा तो ये वाला किधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। वही चीज है कि ब्लैंक वाले पोर्शन को हमने आगे किया तो ये 8 हमारा इधर आ गया। अगर मान लो इसको ऐसा कुछ बनाना था, 1 2 3 4, यहाँ पे गैप, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अगर हमारा गोल स्टेट ये होता और इनिशियल ये, तो हम क्या करते हैं, इस ब्लैंक वाले पोर्शन को ऊपर कर देते ना, तो ये वाला पोर्शन हमारा नीचे आ जाता है, 5 वाला। वही सेम चीज यहाँ पे किया है, यहाँ पे तो 8 को इधर लाना था गोल स्टेट में, तो हमने क्या किया, मूव ब्लैंक टूवर्ड्स राइट, मूव ब्लैंक टूवर्ड्स राइट, हमने ये ब्लैंक पोर्शन को राइट में मूव कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। बेसिकली इसमें भी सर्च ही किया ना, हमने सर्च किया, हम भाई ऊपर जाके भी सर्च कर सकते थे, भाई अभी भी फिट नहीं हुआ, हम यहाँ से लेफ्ट जा सकते थे, हम जो है बहुत ज्यादा खो सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि भाई यहाँ पे मूव कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा गोल स्टेट। हम करते हैं ना, मतलब फोटो बनाने वाले पजल में, भाई ऊपर नीचे इधर उधर करते रहते हैं, भाई बन ही नहीं रहा होता, कभी कभार बन जाता है। हालांकि मशीन जब सॉल्व करेगा तो मशीन तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मूव ही करेगा, बहुत ज्यादा फास्ट करेगा बहुत सारे मूव, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेगा। देन वाटर जग प्रॉब्लम, ये क्या बोलता है, 2 जग्स, 2 जग है, जग ए में 4 लीटर है, जग बी में 3 लीटर है। हमारा क्या है, मेजर करो 2 लीटर, या आपने भाई किया भी होगा बचपन में। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा स्टेट्स बन जाएगी, भाई एक 4 लीटर का है और एक 3 लीटर का है, हमें इन दोनों की मदद से 2 लीटर निकालना है। ओके, तो भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन लगेंगे ना। हम्म, तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं भाई,
जीरो 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 भी एक हो सकता है, वन वन ले लिया, फोर जीरो ले लिया, वन थ्री ले लिया, इसमें से वन, इसमें से थ्री। हाँ, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें से वन ले लो, इसमें से वन ले लो, ये भी एक हो गया। ठीक है, इसमें से टू ले लो, इसमें से जीरो ले लो, ये भी एक हो गया। तो गोल तक कैसे भी पहुंचा जा सकता है, यहाँ पे गोल तक पहुंच गए हैं टू और जीरो से। आप चाहो तो जीरो और टू से भी पहुंच सकते हो, वन वन से भी पहुंच सकते हो। ठीक है, या फिर 0.5 और 1.5, ये भी हो गया, 0.5 और 1.5, आप ऐसे भी पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो यही है बेसिकली। इसमें भी फाइंड ही कर रहे हैं ना, सर्च ही कर रहे हैं कि भाई वन ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, नहीं हुआ दूसरा कर लेते हैं, जीरो जीरो ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, अच्छा हो गया। तो सर्च कर रहे हैं, तो सर्च स्पेस प्रॉब्लम, स्टेट स्पेस प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें यही है, सर्च करके ही आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, उनके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आ जाए, तो उस हिसाब से हम सर्च करेंगे। तो ये नाम का है वाटर जग प्रॉब्लम, आपको पेपर में कुछ भी दे सकता है। ओके, हालांकि इन्हीं दो तीन में से ही आता है, पर आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम। देन आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं। अब भाई एक टाइप होता है कि आपको ब्लाइंड सर्च, हमें पता ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था ना, इस 8% प्रॉब्लम, हमें पता नहीं, अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए चीज़, ठीक है, हम भाई हमें पता ही नहीं वो चीज़ कैसे करनी है, हम बस ब्लैंक को ऊपर किए जा रहे हैं, इधर किए जा रहे हैं, हिट एंड ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, हम ब्लाइंड सर्चिंग में भी लग सकते हैं। तो डू नॉट यूज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोल, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती जब, तब हम ब्लाइंड सर्च करने लग जाते हैं। ओके, इसमें तीन टाइप आते हैं, BFS, DFS और UCS। पहले देखते हैं BFS। BFS होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसका एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है हमने। ये लेवल बाय लेवल जाता है, यानी कि पहले इस लेवल में देखेगा, फिर इस लेवल में देखेगा, फिर इस लेवल में। हमारा गोल क्या है, ए से जी पहुंचना है, तो वो पहले ए पे पहुंचेगा जो कि इनिशियल स्टेट है, फिर उसके बाद बी पे जाएगा दूसरे लेवल पे, फिर उसके बाद तीसरे लेवल पे जाएगा यहीं से, वो डी पे जाएगा। भाई वो नहीं पहुंच पाया तो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, बी पे पहुंच जाएगा। देन अब यहाँ से देखेगा, अच्छा यहाँ से एक और जगह जा सकते थे, ई पे जाएगा, अब बोलेगा कि अभी भी नहीं आया, तो फिर से बैक ट्रैक कर जाएगा, एंड फिर यहाँ पे देखेगा और कोई नोड नहीं है, फिर वो बैक ट्रैक करेगा, ए पे देखेगा, अच्छा यहाँ से एक और रास्ता था, सी पे जाएगा। ठीक है, फिर सी से हो सकता है वो ऐप पे चले जाए, ऐप पे एंड आ गया और गोल भी नहीं पहुंचा, फिर से बैक ट्रैक करेगा। ठीक है, फिर जी पे पहुंच जाएगा, तो उसको फिर मिल जाएगा, अच्छा ए से सी गया, फिर जी गया, तो आंसर आ गया हमारा। तो यही होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हमें अनइन्फॉर्म्ड है, मतलब हमें नहीं पता कि रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, हम बस सर्च किए जा रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता था कि सी की जगह पे जी मिल जाए, हो सकता था हमारा इनिशियल स्टेट ही जी हो, हम इनिशियल स्टेट पे पहुंचे और वही हमारा गोल स्टेट बन गया। तो हम पूरी तरह से अनअवेयर है अपने आंसर के बारे में, कहीं पे भी आ सकता है हमारा आंसर। यही है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और बेसिकली अनइन्फॉर्म सर्च का पहला टाइप। DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इसी में एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसी को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी यानी DFS से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या करता है, एक्सप्लोर्स वन ब्रांच कंप्लीटली बिफोर मूविंग टू अनदर, मतलब ये बैक ट्रैक नहीं करेगा, ये भाई ए को पकड़ेगा और एक ब्रांच को पूरा देख लेगा, ABD नहीं मिला, अब देखते हैं दूसरी ब्रांच ABC। ठीक है, बेसिकली इसी ब्रांच का दो पार्ट था ना, ACF एंड देन ACG। तो एक ब्रांच पूरा देख ले रहा है ये, नहीं मिला दूसरा, नहीं मिला दूसरा, तब जाके वो फाइंड कर दे रहा है कि ACG। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये लेवल बाय लेवल काम करता है और ये क्या कहते हैं, ब्रांच को पूरा एक ब्रांच को एक्सप्लोर कर लेता है। ओके, इसमें बैक ट्रैक होता है, इसमें बैक ट्रैक नहीं होता है। अब हम आते हैं UCS, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इसमें क्या होता है, हमने ऊपर एग्जांपल देखा ही था ये वाला, इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं फिर से। इसमें क्या है, हमें लोएस्ट कॉस्ट देखना है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ब्रांच या फिर पाथ। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई कॉस्ट दिया नहीं हुआ है ब्रांच का, अगर हमें दिया रहता है, इसको मान लो 3 दिया रहता है, ये दिया रहता 1। ठीक है, उसके बाद ये दिया रहता 0, ये दिया रहता 5, बी और डी। इसी तरह BF दिया रहता 0 और CF दिया रहता 4, कुछ भी दे सकता है, मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें A से G पहुंचना है, तो कैसे पहुंचते, कैसे फाइंड आउट करते, तो A से 1 और A से 3 कौन सा लोएस्ट है, 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 5 या 1 से 0 कौन सा लोएस्ट है, 0। अब भाई 0 पे तो नहीं मिला, ठीक है, तब हम बैक ट्रैक कर जाते। ठीक है, फिर बी से कहाँ जाते, 5 जाते। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता, फिर बैक ट्रैक करते, फिर 1 पे जाते और फिर वहां से भी बैक ट्रैक कर जाते ए पे। अब देखते भाई 3 पे जाके, 3 पे जाके उसके बाद देखते भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो हम छोटे वाले के पास जाते लोएस्ट पे, 0 पे, और हमें मिल जाता। ठीक है, तो इसमें हम बैक ट्रैक भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो कुछ, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो
हमें जल्दी आंसर मिल सकता है ऐसा कुछ हुआ तो, कि इधर 1 है, इधर 5 है, ठीक है, और इधर 2 है, इधर 4 है, इधर मान लो 3 है, इधर 6 है। तो हमें भाई बहुत जल्दी आंसर मिल जाता। ए से बी कितना है 5, और ए से सी कितना है 1 है। तो भाई सिंपल सा हम लोएस्ट की तरफ जाएंगे, 1 पे पहुंचे, 1 के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लोएस्ट की तरफ 2 पे, तो भाई जल्दी मिल जाता। तो डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये भाई ब्रांच बाय ब्रांच देखता है, और ये भाई लेवल बाय लेवल देखता है। हमने तीनों को देख लिया। तो अब हम पढ़ते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। इसमें हमें इंफॉर्मेशन रहती है, थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि हमारा गोल स्टेट कहाँ पे होगा। इसलिए ये फास्ट और मोर एफिशिएंट तरीका बन जाता है सर्च का। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर हमें अनइन्फॉर्म्ड था तो हम पहले ए से बी जा रहे थे, फिर डी जा रहे थे, नहीं मिला तो वापस बैक ट्रैक कर रहे थे, ऐसे ही अलग अलग ब्रांचों में ढूंढ रहे थे जब तक हमें अपना गोल स्टेट जी नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्म में हमें जानकारी रहती है, हमें अंदाजा रहता है कि गोल स्टेट हमारा कहाँ पर होगा। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं टाइप। पहला टाइप है बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसको पढ़ते हैं। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च में कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इसमें अंदाजा कैसे मिलता है कि कहाँ पे होगा हमारा गोल स्टेट। तो वो अंदाजा मिलता है हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं उसको समझाता हूँ। ये एग्जांपल बेसिकली यही वाला एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे दिया है हमें। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस टू गोल। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये वही फिगर है, बस मैंने यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिख दिया। ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे आती है, बेसिकली ये होती है किसी भी नोड से गोल तक की डिस्टेंस, मतलब ए से अगर गोल तक की डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है। ए से गोल तक की डिस्टेंस कितनी है 10, उसी को हमने बोल दिया ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस। वही सेम चीज अगर सी से जी तक की डिस्टेंस हम देखें तो ये यहाँ पे दे रखी है 4, ठीक है। इसी तरह बी से जी तक की डिस्टेंस अगर देखें हम, तो वो हमें दे रखी है 6, ये आपको पेपर में दी होगी। इसी तरह डी से जी तक की डिस्टेंस हमें 11 दे रखी है। और जी पे अगर देखोगे तो ये 0 है, क्योंकि वही गोल है, उसकी डिस्टेंस तो वहीं तक की 0 ही होगी। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू चुनते हैं। लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो यहाँ पे सी चुन रखा है ना, उसको सेलेक्ट कर रखा है क्लोजेस्ट टू गोल, इसलिए हम इसको लोएस्ट चुनते हैं। गोल के क्लोजेस्ट कौन सा है, सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पीडीएफ में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है और एक्चुअली आधा अधूरा कर रखा है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं जो बता रहा हूँ इस पर आप फोकस कीजिए। कि मान लीजिए बीएफएस यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, जिसमें आपको ए इनिशियल स्टेट से जी तक पहुंचना है। तो आपको ह्यूरिस्टिक नंबर दिए रहेंगे सारे के सारे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। एंड जी पे जहाँ पे आपका गोल है वहां पे आपको 0 होएगा करना, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इनिशियल लिखेंगे ए, ठीक है, इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट आपका कितना है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे आप बी जा सकते हैं जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 6 है। आप कहाँ पे जा सकते हैं, सी सी भी जा सकते हैं जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 4 है। ओके, इन दोनों में से आपको सबसे लोएस्ट वो चुनना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू चुननी है। आप इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू जब चुनेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी सी। तो इसलिए आप ए के बाद सीधा सी जाएंगे, ठीक है। ए के बाद सीधा सी जाएंगे, बी नहीं जाएंगे, क्योंकि सी छोटा है बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू से। एंड सी के बाद कहाँ जाएंगे, 7 या 0, 0 जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे ही आपको फाइंड हो जाएगा 10 4 0, तो आप ऐसे पहुंच गए। अगर यही कुछ और होता, जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए ये वाला, इसमें आपको ए से ई पहुंचना है, ठीक है। तो ई का ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बाकी सबका ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप देखेंगे ए के बाद आप कहाँ जाएंगे, बी जाएंगे या सी जाएंगे, बी जाएंगे क्योंकि उसका 4 है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, और सी का क्या है 6 है, 4 जाएंगे। फिर 4 के बाद कहाँ जाएंगे, 11 या 7, 7 जाएंगे। फिर 7 के बाद तो आ जाएगा आपको, तो आपका क्या आ जाएगा पाथ, ए बी ई ई। 1 मिनट, यहाँ पे भी ई आ गया, सॉरी, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। तो एच जाएगी अब, ठीक है, ए बी ई एच आ जाएगा। ओके, तो यही है आपका वीएफएस सर्च, जो कि एक टाइप का इनफॉर्म सर्च होता है। अब हम पढ़ते हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ये भी एक तरीके का इन्फॉर्म्ड सर्च होता है। इसमें हम ह्यूरिस्टिक नंबर और कॉस्ट दोनों को ऐड कर देते हैं। ह्यूरिस्टिक नंबर और कॉस्ट दोनों ऐड हो जाते हैं इसमें। जी एन है कॉस्ट और एच एन है ह्यूरिस्टिक नंबर या ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ठीक है।
इन दोनों को ऐड करके हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं ये, इसमें ह्यूरिस्टिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये रहा 10, 6, 11, उसी तरह बाकी सब 8, 7, और यहाँ जी जो डेस्टिनेशन है उसका 0 ही रहेगा ह्यूरिस्टिक नंबर, सी का 4, और ब्रांच का भी वेट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचना है, यानी कि इनिशियल टू गोल स्टेट पहुंचना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ए स्टार एल्गोरिथम का यूज करके 10 + 4, ठीक है, यानी कि ह्यूरिस्टिक नंबर ऑफ ए और ब्रांच वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इधर इधर आएगा 14, और इस तरफ वाली ब्रांच पे कितना आएगा? 15। लोएस्ट कौन सा है? 14, तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद 4 और 6, ये कितना आएगा? 10। 4 और 4 कितना आएगा? 8। तो जाहिर सी बात है हम इधर जाएंगे, देन हम जी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम इन दोनों को यूज करेंगे, ह्यूरिस्टिक नंबर और ब्रांच कॉस्ट को। यही आपका हो जाता है ए स्टार एल्गोरिथम। अब देखते हैं इश्यू इन डिजाइन ऑफ सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम में क्या क्या इशू आ सकते हैं, मतलब किन चीज़ों को हमें टैकल करना चाहिए, किन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू सही से करने के लिए, नहीं तो इशू आ सकता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट सही से हमें पता होना चाहिए, इनिशियल स्टेट क्या है। ठीक है, तो द इनिशियल स्टेट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर द सर्च बिगिंस। इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सबको पता है। ठीक है, ए टू जी बोलेगा तो ए हो गया इनिशियल स्टेट, आप बी का तो नहीं बोल देंगे ना इनिशियल स्टेट, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनिशियल स्टेट ध्यान से करना। गोल स्टेट भी हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, पता होना चाहिए। फिर ऑपरेशन, हमें क्या ऑपरेशन लगाने हैं ए टू जी जाने के लिए। अगर ब्रांच प्रॉब्लम है तो भाई डाउन द ब्रांच जाना है, मूव करना है। इशू इन डिजाइन ऑफ सर्च प्रॉब्लम्स में आप लिख सकते हैं कि सर्च प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें हम ध्यान देते हैं। ओके, पाथ कॉस्ट, कॉस्ट भी था। ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर कि किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे इन सबको। ऑप्टिमेलिटी, कंप्लीटनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन सबको अभी हम देखते हैं। इनिशियल स्टेट वही स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। गोल स्टेट, फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेट, ओके। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स भाई एक्शंस, ठीक है, जो हम करते हैं, जैसे कि इसमें एक्शंस दैट मूव सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, पाथ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। तो भाई पाथ कॉस्ट क्या है? ए टू जी जाने में तुम्हारा कितना कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट। ब्रांचिंग फैक्टर, ब्रांचिंग फैक्टर भी भाई पता होना चाहिए कि ए से यहाँ पे देखो 3 ब्रांच निकलना है। ठीक है, तो ब्रांचेस पता होने चाहिए, बेसिकली ब्रांच कितने हैं, एक नोड से कितने ब्रांच जा रहे हैं, वही होता है ब्रांचिंग फैक्टर। यहाँ पे 3 जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमल चीज क्या होती है? बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल हम पार्ट 1 में देखा था कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जब एक एल्गोरिथम से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो एल्गोरिथम क्या होगा? ऑप्टिमल होएगा। देखिए कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस क्या होती है? कंप्लीटनेस होती है कि भाई जब एक सॉल्यूशन है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो वो फाइंड कर देगा, मतलब एल्गोरिथम फाइंड कर देगा, तो वो क्या होएगा? एल्गोरिथम वो कंप्लीट होएगा वो एल्गोरिथम। ठीक है, एक एल्गोरिथम कब कंप्लीट होएगा? जब भाई वो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है और उसको फाइंड कर दे। किसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो कैसे फाइंड करेगा? ठीक है, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर एक भी सॉल्यूशन है, इफ वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो वो फाइंड कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, भाई वो एक एक करके हम नोट्स उसमें जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, फिर डी जा रहे हैं, ए से सी गए, फिर जी गए, तो भाई वो ए सी जी वो जो था वो सॉल्यूशन था ना उसमें। अगर नहीं होता तो बस हमें, हम सर्च करते रहते हैं, हमें आंसर ही नहीं निकलता, हम लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, एरर दे देते भाई आंसर ही नहीं है। तो अगर आंसर है तो फाइंड कर लेगा, नहीं होएगा तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे एल्गोरिथम क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि भाई सबसे कम टाइम में दे पाए तो वो क्या होएगा? कि अच्छा एल्गोरिथम होएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर कम टाइम में कर लेगा तो ज्यादा अच्छा होगा एल्गोरिथम। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर भाई मेमोरी कम यूज करेगा तो अच्छा होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम ड्यूरिंग सर्च प्रोसेस। नाउ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, यूनिट 1 AI का। ठीक है, तो ये रहे आपके पॉइंट्स, हमने पार्ट 1 में किया था ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, जो कि बेसिक थे, इसमें से मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो पीस मॉडल, ठीक है, एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट के टाइप्स और प्रॉपर्टीज, ये सब इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एंड बाकी सारी चीजें तो बेसिक्स ही है कि AI, उसके चैलेंजेस, फाउंडेशन, टाइप्स, प्रॉब्लम्स, मॉडल्स, टेक्निक्स। ठीक है, फिर उसके बाद
प्रॉब्लम, सिस्टम्स हमने पढ़ा, उसका डेफिनेशन, कंपोनेंट, वर्किंग, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स। उसके बाद सर्च मेथड हमने देखा 2 टाइप के होते हैं। उसमें उसके अंदर भी स्टेट स्पेस सर्च के 2 और टाइप होते हैं, एंड देन इन 2 टाइप्स के भी अलग-अलग सब टाइप्स होते हैं। ओके। उसके बाद हमने इश्यू एंड डिज़ाइन ऑफ सर्च प्रॉब्लम पढ़ लिया, एंड अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। यूनिट 1 आपका इतनी वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको नोट्स जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं ज़रूर से ज़रूर कर दूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड सेम एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम्स। बाय, टेक गुड डे एंड हैव अ गुड एग्जाम।